हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एग्ज़ाम देने से पहले देख लें, क्योंकि हर सवाल एक विशेष टॉपिक के साथ में जुड़ा हुआ है, जो पिछली आगामी भर्ती परीक्षा में हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर अपडेट किया है, जिसमें आप सभी 30 सवालों के माध्यम से जीके जीएस के लगभग आप 1000 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इन 1000 प्रश्नों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जीके के जीएस के, जिसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स है, वो सारे सवाल इसमें अपडेट किए जाएंगे। समय समय पर हो रही आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी साबित होगी, जिसमें आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा, सेकेंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा, रीट जिसमें L1 L2, SI की भर्ती परीक्षा, वीडियो जैसे आपका कल वीडियो का एग्ज़ाम है तो आज आप इस परीक्षा को देख लें। इस परीक्षा के लिए ये क्लास आप देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस प्रकार आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। चलिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है आपके राजस्थान के सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में आप पहला क्वेश्चन ये देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसे क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है ये साहब आपके रेड क्लिप रेखा कहलाती है। रेड क्लिप रेखा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन 1, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है। ये आप सभी जानते हैं कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किया गया। सर्वश्रील रेड क्लिप के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। तो ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 3310 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा रेखा पर आपका लद्दाख, इधर आपका जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश, फिर इसके बाद में नीचे पंजाब, फिर आपका राजस्थान और नीचे आपका गुजरात, ये राज्य लगते हैं। इसका मतलब कि ये लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात राज्य से लगती है। राजस्थान इस रेड क्लिप रेखा पर 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो यहाँ ये कई बार सवाल ये भी आता है कि राजस्थान की रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है। तो याद रखें 1070 किलोमीटर ये जो राजस्थान के साथ सीमा लगती है। चलो आइए मैं यहाँ इस बारे में और थोड़ी डिटेल जानकारी आपको सचित्र बता देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है किन किन राज्यों से, किन किन क्षेत्रों से किस प्रकार यहाँ लग रही है। तो उसके बारे में अपन एक चित्र के माध्यम से देखें, समझें। देखो सब, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, हम ये पढ़ रहे थे। अभी हमने उत्तर का बताया था कि रेड क्लिप रेखा कहलाती है। तो देखो साहब, ये जो आपका पहला है ना, ये वाला राज्य आपका लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका पंजाब हो गया। इसके बाद ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। इस प्रकार जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिप रेखा है, तो ये वाली रेड क्लिप रेखा कहलाती है। तो अब आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से देखते हैं तो 1070 किलोमीटर जो लंबी सीमा रेखा है ये आपकी रेड क्लिप रेखा राजस्थान से लगती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अब इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, इसमें ये बात पूछी गई है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो गंगानगर, ये भरतपुर उत्तर गलत हो गया, इसमें जालोर नहीं लगता है, फलौदी तो लगता है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये जालोर आ गया, इसमें भी ये जालोर आ गया। इसका मतलब इसका राइट आंसर बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो ऑप्शन 4 है। देखो, पर अभी मैंने ये बताया था पिछले प्रश्न में कि लगभग 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो रेड क्लिप लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है, जिसमें एक ज़िला हो गया गंगानगर, एक ज़िला हो गया बीकानेर, यहाँ एक नया ज़िला अभी बना है जिसका नाम है फलौदी। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की और एक सीमा लगती है बाड़मेर। तो ये सीमा हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है। अब जो ये हिंदुमल कोट है, इस हिंदुमल कोट गंगानगर से सीमा प्रारंभ होती है
और शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक की सीमा रेखा का विस्तार 1070 किलोमीटर है। इस पर राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। वर्तमान में फलौदी और जिला सीमावर्ती जिला बन गया है, इसलिए इस पर अब वर्तमान में 5 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये आपका फलौदी। तो ये 5 जिले राजस्थान के लगते हैं। आइए चलो इसको देखते हैं। अब इन जो 5 जिले हैं ना, इनमें जो 5 जिले लगते हैं उनका क्रम उत्तर से दक्षिण तक, जैसे ये आप ध्यान रखें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये वाला ज़िले हैं। इनमें जो जैसलमेर और बाड़मेर है यहाँ तो एक नीचे स्थान। दूसरा क्या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये देखा हुआ है आपने, देखो यहाँ पर ये आपका पहला ज़िला यहाँ हिंदुमल कोट होता है। अब इस हिंदुमल सीमा रेखा या यहाँ से गंगानगर हो गया, गंगानगर के बाद ये बाड़मेर हो गया, ये आपका फलौदी हो गया, इधर आप देख पा रहे हैं ये आपका जैसलमेर हो गया, इधर आपका ये देखा, और ये यहाँ शाहगढ़ के यहाँ तक है बस। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से और शाहगढ़ बाड़मेर तक ये जो 5 सीमावर्ती जो ज़िले हैं इनमें ये आपका, इसलिए मैंने कहा था कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। तो देखो ये आपका गंगानगर जिला लग रहा है, ये आपका बीकानेर जिला लग रहा है, ये आपका फलौदी जिला लगता है, ये आपका जैसलमेर जिला लगता है, ये आपका बाड़मेर जिला लगता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिप लाइन होती थी वह राजस्थान के लगभग 1070 किलोमीटर लंबी यानी कि सबसे बड़ी सीमा राजस्थान से बनती है, जिस पर राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, उसी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना था। तो हमने देख ही चुके, गंगानगर सीमा बनाता है, जैसलमेर सीमा बनाता है, बीकानेर सीमा बना ही रहा था, जोधपुर नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया जोधपुर। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में उत्तर से पूर्व और दक्षिण पूर्व का सही क्रम है। इसका मतलब यहाँ बताना है कि राजस्थान के पड़ोस में जो सीमावर्ती राज्य हैं, राजस्थान को चारों ओर से जो सीमावर्ती राज्य लगाए हैं, इस वाले में राजस्थान के जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार आप ये देख पाएंगे कि यहाँ दिखाया है, देखो उत्तर पूर्व। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ से देखते हैं, ऐसे थोड़ा मानचित्र को मैं सही कर देता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की स्थिति जब यहाँ पर देखते हैं तो उत्तर पूर्व में जो राज्य है ना वो है आपका पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा उत्तर पूर्व राज्य में, तो यहाँ पर एक राज्य लगता है उसको आप कहते हैं पंजाब। पंजाब के बाद मान लो ये हो गया पंजाब, इसके बाद यहाँ एक राज्य लगता है वो होता है आपका हरियाणा, और यहाँ लगता है आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लगता है आपका मध्य प्रदेश। बस इस प्रश्न में ये चीज़ जानकर ध्यान रखनी है। अब हमसे प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का सही क्रम बताइए। तो उत्तर पूर्व यानी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, तो पहला राज्य हो जाएगा पंजाब, फिर आपका हरियाणा, इसके बाद यूपी। तो देखो पहला पंजाब, फिर आपका हरियाणा, इसके बाद यूपी, इसके बाद मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान के 4 पड़ोसी राज्य थे जो राजस्थान की सीमा पर लगते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्यों में कौन सा रह गया। तो जो राजस्थान का जो 5वां पड़ोसी राज्य जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसमें यह पूछा गया हरियाणा की सीमा राजस्थान से लगती है। हरियाणा और राजस्थान के बीच में लगभग 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस पर राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। हरियाणा की सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हो गए, 8 जिले लगते हैं। पहले राजस्थान के 7 जिले लगते थे, वर्तमान में 8 जिले इस सीमा से लगते हैं। अब वो जो सीमा साझा कर रहा है वो जिले कौन कौन से क्षेत्र में है या भौतिक प्रदेशों के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए साहब, ये आपका अरावली क्षेत्र है। जैसे यदि आप हरियाणा की जब बात करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो कि कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का एरिया आपके यहाँ पर इस प्रकार लगा हुआ है, उसके आधार पर ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। देखो अरावली प्रदेश, तो अरावली प्रदेश है ना ये राजस्थान के बीच में, इस प्रकार राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है ये आपका अरावली प्रदेश कहलाता है। तो अरावली प्रदेश लगता है क्योंकि ये हरियाणा की सीमा यहाँ लगती है। ऊपर आपका हमने देखा हुआ है कि गुजरात और राजस्थान, इसके बाद आपका हरियाणा, इसके बाद आपका दिल्ली। तो दिल्ली के महरौली तक आपके अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो अरावली लगता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको आप बांगड़ प्रदेश कहते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं, वो भी हरियाणा से सीमा बनाता है। देखो यहाँ पर इस प्रकार का ये जो एरिया है जिसको आप अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं, ये वाला एरिया हरियाणा के साथ यहाँ सीमा बनाता है। अरावली प्रदेश हरियाणा के साथ यहाँ सीमा बनाता है।
तो ये आपका अर्धशुष्क प्रदेश, तो ऑप्शन 1 यानी अरावली वाला क्षेत्र लगता है, ऑप्शन 2 यानी अर्धशुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र भी हरियाणा से सीमा बनाता है। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है ना, ये आपकी दक्षिण दिशा होती है, ये आपकी पूर्व, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र ये वाला हिस्सा होता है। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये जो सीमा बनाता है ये पूरा का पूरा हाडोती का पठार कहलाता है और ये अपने मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चौथा ऑप्शन है आपके पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान सीमा बनाता है, तो ये आपका यहाँ से इस वाला हिस्सा को कहते हैं आप बनास बेसिन। तो बनास का जो मैदान है वो पूर्वी मैदान है, तो ये सीमा बनाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाता है ऑप्शन 3। ध्यान रहे आपसे पूछा गया राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके अंदर अरावली वाला क्षेत्र लगता है, अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र लगता है और पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र लगता है। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाडोती का पठार आपके नहीं लगता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है या किस राज्य से मिलती है? तो देखो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसे? देखो हम उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं वो तो होती है 877 किलोमीटर, पंजाब से सबसे कम सीमा बनाते हैं 89 किलोमीटर, हरियाणा से भी मैंने बता दिया 1262 किलोमीटर सीमा बनाती है और मध्य प्रदेश से हमारी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। इस प्रकार मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान बनाता है। तो राजस्थान लगभग सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की सीमा पर अपने जो राज्य हैं उनको देखो, जैसे अभी मैं ये बताऊं तो देखो यहाँ पर हमने ये बताया है, तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा पर आपने ये देखा कि 10 ज़िले हैं। तो राजस्थान के जो 10 ज़िले हैं मध्य प्रदेश की सीमा पर, उन 10 ज़िलों में एक तो जैसे आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो एक ज़िला हो गया आपका धौलपुर, इसके बाद हो गया करौली, इसके बाद हो गया सवाई माधोपुर, इसके बाद हो गया कोटा। अब कोटा देखो इधर से भी सीमा बना रहा है और इधर से भी सीमा बना रहा है, इसका मतलब कोटा राजस्थान का ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। कौन सा ज़िला हो गया ऐसा वैसा? ऐसा ज़िला अपना हो गया कोटा। कोटा मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है, कोटा की सीमा मध्य प्रदेश से 2 बार लगती है, ऐसे याद रखो। कोटा हो गया, कोटा के बाद आपका 12 हो गया, ये आपका झालावाड़ हो गया, ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला हो गया और ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला हो गया। बीच में ये जिला लग रहा है भीलवाड़ा, इसके बाद ये प्रतापगढ़ लग रहा है, ये बांसवाड़ा जिला है। अब दूसरा एक जिला लग रहा है चित्तौड़, तो चित्तौड़ भी ऐसा जिला हो गया जो मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के सर्वाधिक 10 जिले सीमा बनाते हैं। इन 10 जिलों में कोटा 2 बार स्पर्श करता है और आपका चित्तौड़गढ़ भी 2 बार स्पर्श करता है। एक तो ये विशेषता है। साथ ही कितनी सीमा लगती है तो वो अभी मैंने अभी को बताई दी कि मध्य प्रदेश से हमारी 1600 किलोमीटर की दक्षिण पूर्वी सीमा लगती है। ये हिस्सा आपका दक्षिण पूर्वी सीमा कहलाता है। इस प्रकार दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से हमारी लगती है, तो ये जानकारी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं? देखो ये प्रश्न वर्तमान कंडीशन से पूछा गया है, राजस्थान के कौन से जिले एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? तो देखो ये पहले अलवर भरतपुर होते थे, इसमें एक जिला और अभी हाल ही में लग गया है जिसका नाम है डीग। तो डीग राजस्थान का नया जिला और बना दिया, तो अलवर और भरतपुर से निकाल करके नया जिला बनाया डीग। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। तो राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? तो अब वर्तमान में अलवर भरतपुर और भरतपुर के साथ में लगने लग गया डीग। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अन्य अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। इसमें यह पूछा है नहीं लगती, इसका मतलब हमको राजस्थान के ऐसे जिले बताने हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हों और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हों। इसका मतलब क्या समझे कि राजस्थान की परिसीमा है ना, ये पढ़ा रहे हैं इसमें, ये समझो आप। तो यहाँ पर एक विशेष जानकारी हो गई कि राजस्थान की जो परिसीमा है, चारों ओर की जो सीमा है वो 5920 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा होती है। उस 5920 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है 1070 किलोमीटर लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है वो आपके अंतर्राज्यीय सीमा होती है। अब ये जो सीमा
1070 है ना, ये तो बनाती है इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये आपके 4850 किलोमीटर है ना, ये बनाती है आपके इंटर स्टेट बाउंड्री। अब इस वाली सीमा को यहाँ पर कहा गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इस इंटर स्टेट बाउंड्री को यहाँ पर कहा गया अंतर्राज्यीय सीमा। इस प्रकार राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 1070 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, 4850 किलोमीटर सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है जो आपके 5 राज्यों से लगती है। अब राजस्थान के आंतरिक जिले हैं, अंदर वाले जिले हैं, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऐसे जिले बताने। तो ऐसे जिले पहले तो होते थे 8, अब वर्तमान में ऐसे जिले बढ़कर के कितने हो गए हैं, ऐसे जिले अब बढ़कर के ऐसे जिले हो गए 13। तो राजस्थान के जो 41 जिले हैं ना, उन 41 में से 13 जिले ऐसे हैं जो आपकी इस प्रकार की आंतरिक सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अंतस्थ जिले कहलाते हैं। अब इसका उत्तर देखो साहब, देखो बाकी सारे जिलों में जब देखेंगे तो आप उत्तर पाएंगे बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का आप राइट आंसर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 आपने यहाँ देख लिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखो साहब, ये आपका ऑप्शन नंबर 3। अब अपन इसके बारे में और डिटेल जानकारी देख लेते हैं कि कौन से जिले किस प्रकार हैं। देखो अपन पढ़ रहे हैं आंतरिक जिले। आंतरिक जिले यानी कि वर्तमान में जिले कितने ऐसे 13 जिले ऐसे जो कि सीमा नहीं बनाते। तो इस प्रश्न को थोड़े ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से चित्र भी देखें। जैसे हमने ये पढ़ा है बूंदी, तो देखो बूंदी जिला है ना, तो बूंदी यहाँ पर आंतरिक जिला है, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। ये आपका, ये मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर बूंदी जिला। इसका मतलब बूंदी कोटा आपके मध्य प्रदेश सीमा बनाता है लेकिन बूंदी सीमा नहीं बनाता है। तो हाडोती के पठार पर या हाडोती संभाग में 4 जिले हैं, उनमें से बूंदी आंतरिक जिला है, सीमावर्ती जिला नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं दौसा। तो दौसा देखो, दौसा भी ये आंतरिक जिला हो गया, ये आपका दौसा हो गया, ये आंतरिक जिला हो गया। इसके बाद तीसरा देखते हैं राजसमंद। तो देखो ये आपका राजसमंद जिला हो गया। उदयपुर तो सीमा बना रहा है लेकिन राजसमंद आंतरिक जिला है, ये सीमा नहीं बनाता है। इसके बाद ये हो गया। अब राजसमंद तो 3 तो ये हो गए। इसके बाद आप पाली देख रहे हैं, तो देखो राजसमंद के पड़ोस में ही दूसरा एक जिला है जिसको आप पाली कह रहे हैं, तो ये भी सीमा नहीं बनाता। इसके बाद आप जोधपुर देख रहे हैं, तो ये आपका जोधपुर वाला हिस्सा है, ये भी आपका सीमा नहीं बनाता। अब देखो ये आपके 5 जिले हो गए। अब बाकी के जो आगामी वो सुनो आप। जैसे एक यहाँ से ये जिला लग गया जिसको आप कहते हैं नागौर, तो नागौर सीमा नहीं बनाता। इसके बाद नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, ये भी सीमा नहीं बनाता। एक जिला यहाँ आप देख रहे हैं अजमेर, अजमेर भी आपकी सीमा नहीं बनाता, ये वाला याद रखेंगे। एक जिला आपने बूंदी और दौसा के बीच सीमावर्ती जो हिस्सा है ये आपका टोंक, ये भी सीमा नहीं बनाता है। ये स्थिति आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आप जो जयपुर को देख रहे हैं, तो आजकल जयपुर सीमा नहीं बनाता, पहले जयपुर सीमा बनाता था, अब जयपुर भी सीमा नहीं बनाता है। अब जो नीचे एक उदयपुर से नया जिला बनाया गया, इसका नाम है सलुम्बर, ये भी आपका सीमा नहीं बनाता। इस प्रकार अब आप इनकी काउंटिंग करेंगे। अब यदि आप इनको गिनेंगे तो ये जिले हो जाते हैं 13। इनमें एक जिला 12 तो यही हो गए, एक इधर बचा हुआ एक जिला, इसका नाम होता है आपके बालोतरा, तो ये भी आपके सीमावर्ती नहीं है। तो देखो अब आप यहाँ ध्यान से दें कि कौन कौन से जिला। तो एक तो हो गया आपका बालोतरा, दूसरा हो गया जोधपुर, तीसरा हो गया नागौर, चौथा हो गया डीडवाना कुचामन, पाँचवा हो गया जयपुर, छठा हो गया दौसा, सातवां हो गया टोंक, आठवां हो गया बूंदी, नौवां हो गया अजमेर, 10वां हो गया ब्यावर, 11वां हो गया भीलवाड़ा, 12वां हो गया पाली, ये हो गया, और इसके बाद हो गया आपका सलूम्बर। तो ये इस प्रकार के जो ज़िले हैं जो आपके वर्तमान में आंतरिक ज़िले कहलाते हैं, सीमा नहीं बनाते। तो ध्यान रहे ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ये ज़िले नहीं लगते हैं, और ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा पर भी ये ज़िले नहीं लगते हैं। इसका मतलब ना तो ये इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, ना ही इंटर स्टेट सीमा बनाते हैं। तो ऐसा इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन 3। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। यानी कि यहाँ पर बताना है कि आपका जो पूरा भारत देश है उसमें से राजस्थान कितना है। मान लो आपका ये पूरा भारत है, इसमें से अपना राजस्थान वाला हिस्सा कितना है, यहाँ पर ये बात बतानी है। तो इसका उत्तर होता है 10.41%। क्षेत्रफल में आपने इसे पढ़ा होगा कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका मतलब क्या है
कि भले ही भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इस प्रकार आप देखते हैं तो ये आपका राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल में पहला स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान पर राजस्थान है, तो हमारा यह राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल में 1/10 भाग पर अकेला अपना राजस्थान फैला हुआ है, और वो कितने % भाग पर है, तो वो होता है साहब आपके 10.41% भाग पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/10 भाग पर फैला हुआ है, और परसेंट में पूछते हैं तो 10.41%। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया आपका ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किन जिलों में भौमट कहलाता है, यानी कौन सा जिले का क्षेत्र ऐसा है जो आपका भौमट क्षेत्र कहलाता है। तो भौमट क्षेत्र, आइए ऑप्शन देखते हैं, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। या पहला ही उत्तर आपके भौमट क्षेत्र के लिए दिया गया है, इसका पहला। यानी कि भौमट क्षेत्र उसको कहते हैं जो मेवाड़ में भील जनजाति वाला क्षेत्र था, उस भील जनजाति के क्षेत्र को आप भौमट कहते हैं। जैसे ऊपर बाल पंचवोट चलाया था, जब इन जनजाति का आंदोलन शुरू हुआ है तो वहाँ उस क्षेत्र को भौमट आंदोलन भी कह सकते थे। इसलिए अपन यहाँ पर उदयपुर वाला, डूंगरपुर वाला, सिरोही वाला, भीलवाड़ा वाला, ऐसा क्षेत्र जहाँ भील जनजाति रहती है उस क्षेत्र को आप भौमट कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ये कठिन प्रश्न हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी ये ईओ और आरओ के एग्जाम में वर्ष 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था। कठिन क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछे गए उपक्षेत्र। हमने ज़्यादातर राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े हुए हैं। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हम राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। RL सिंह के अनुसार हम राजस्थान के, वो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हम राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। RL सिंह के अनुसार राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। लेकिन ये उपक्षेत्र हैं, भौतिक प्रदेश नहीं दे करके उपक्षेत्र दिया गया। उपक्षेत्र क्या होता है अभी समझाऊं। जैसे अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, जैसे मान लो मैं ये राजस्थान वाले नक्शे में आपको बता देता हूँ कि उपक्षेत्र वाली स्थिति आप कैसे हल करेंगे। देखो साहब, यहाँ इस प्रकार यदि आप ऐसे देखने क्षेत्र वाली कंडीशन आप कैसे देखेंगे कि मान लो ये राजस्थान वाला मानचित्र है। अब इस राजस्थान के मानचित्र में हमने क्या देखा कि इसको कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। अब मैं ये विभाजित कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो अपन ये बात तय करते हैं भाई ये थार का मरुस्थल है। इसके बाद हम ये बताते हैं कि ये अरावली पर्वतमाला है। फिर हमने ये बता दिया है साहब आपको ये आडोती का पठार है। ऐसे मान लो ये 4 भौतिक प्रदेश हो गए। अब ये 4 भौतिक प्रदेश है ना, ये तो भौतिक प्रदेश हैं। अब इनके भी उपक्षेत्र देखो। अब इसके उपक्षेत्र में हम सबसे पहले ये कहते हैं भाई शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, 2 हो गए। अब ये आपके उपक्षेत्र हो गए साहब 2। अब इसको जैसे देखते हैं घग्गर बेसिन, इसके में एक अपन देखते हैं शेखावाटी बेसिन, बीच का ये वाला क्षेत्र देखते हैं नागौरी उच्च बेसिन। अब देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 गोडवार बेसिन। ऐसे इसके और भी अंदर उपक्षेत्र हो सकते हैं। ऐसी बात जब अरावली की करेंगे तो अरावली पर्वतमाला में ये आपकी उत्तरी अरावली हो गई, ये आपकी मध्य अरावली हो गई, ये आपकी दक्षिणी अरावली हो गई। इधर पूर्वी मैदान वाली बात करेंगे तो आपका चंबल बनास का जो बेसिन है, नीचे दक्षिण वाला आपका मेवाड़ का मैदान हो गया, ऊपर आपके मालपुरा करौली का मैदान हो गया। फिर इस वाले हाडोती वाले पठार की बात करेंगे तो हाडोती के पठार के भी 2 भौतिक प्रदेश बता दिए, जो आपका एक तो विंध्यन कागार वाला हिस्सा, जैसे यहाँ से कागारी वाला हिस्सा, ये विंध्यन कागार वाला हिस्सा भी इसी का पार्ट माना जाता है, हरिवंश सक्सेना की किताब में दे रखा है। इसके बाद ये आपका मुख्य पठार हो गया। अब ऐसे जब इनके जो उपक्षेत्र देखते हैं ना, तो उपक्षेत्रों की गिनती बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये आप ध्यान दें। तो उस समय तो इस प्रश्न को उत्तर माना गया था ऑप्शन 12, क्योंकि ये जो सभी जैसे 4 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 6 हो गए, 3 ये हो गए, 9 हो गए, 2 ये हो गए, 11, 1 ये हो गए, 12, तो ये आपका उत्तर इस प्रकार हल होता है। तो ध्यान रखें, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये EORO के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न लिया है। तो इसका उत्तर हो गया आपके 12 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भौतिक प्रदेश पूछता है तो उत्तर 4 देंगे, उपक्षेत्र पूछता है तो उत्तर आप 12 देंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले भारतीय वृहत मरुस्थल में, राजस्थान के जिले बता रहे भारतीय वृहत मरुस्थल, वृहत यानी महान मरुस्थल, ग्रेट मरुस्थल, इसका मतलब अपन को इंडियन ग्रेट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। तो इस इंडियन ग्रेट डेजर्ट में कौन कौन से जिले शामिल हैं, यहाँ पर ये बात आपसे पूछी जा रही है। कुल मिला के अपन को जो मरुस्थलीय जिले हैं उनकी पहचान करनी है। देखिए पहला ऑप्शन
जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। देखो उदयपुर आपका मरुस्थलीय जिला नहीं है, अरावली पर्वतमाला में आता है। जोधपुर ये वाला सिरोही भी अरावली पर्वतमाला में आता है। इसके बाद इस ऑप्शन में अजमेर आपके अरावली में। कुल मिलाकर के सीधे सीधे उत्तर पहचान में आ गए। इसका ऑप्शन होगा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये तीनों मरुस्थलीय जिले हैं। यहाँ पर ये बात पूछी है कि भारतीय मरुस्थल के कौन से जिले शामिल है, कौन से भाग इसमें शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। 3 जिले शामिल है, ऑप्शन नंबर 3। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए साहब, अब पहला कथन, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला तो है ही है साहब, रेतीला प्रदेश, बालू का स्तूप क्षेत्र है, बालू का स्तूप क्षेत्र भी। लेकिन ध्यान रहे ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मरुस्थल रेतीला तो है, लेकिन पूरे में बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है, थार के मरुस्थल का 41.5% भाग ऐसा है जो बालू का स्तूप रहित प्रदेश है, जहाँ बालू का स्तूप नहीं बनते। अब जिस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं बनते वो पथरीला होता है, उसको आप कहते हैं अम्मादा। तो अम्मादा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते, तो उसको आप कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसलिए ये कथन तो हो गए गलत। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, ये बात सही है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा के पश्चिम में, ये बात भी सही है। 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर देती है। यदि आपने इस प्रकार का मरुस्थल वाला चित्र इस प्रकार ध्यान से देखा है तो हमने ये देखा होगा कि यहाँ इस प्रकार ये राजस्थान बना हुआ है। तो इसमें मान लो ये थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसलिए ये तीसरा कथन तो सही है। बालेरी गांव, चूरू और मेंढा नदी का जो क्षेत्र है, यानी मेंढा घाटी से सीकर, यहाँ बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ये कथन भी सही है, क्योंकि बालेरी गांव तो फेमस इसलिए है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बरखान पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बरखान मिलने हैं तो मेंढा नदी घाटी। इसलिए अब इसका उत्तर देखो साहब, यानी कि इसका उत्तर यहाँ पर एक गलत है। तो एक में अपन एक देखते हैं, तो ए गलत है, तो इसका मतलब एक एक यहाँ पर भी है, एक एक यहाँ पर भी है। इसका हो गया बी सी डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? यहाँ पूछा गया भाग नहीं है। तो देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अब जब थार पढ़ाया ना तो थार में अपन को ये ध्यान रखने होता है कि थार में 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल अभी बता रहे थे भाई, एक होता है शुष्क मरुस्थल जिसमें 0 से और 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वो आपका शुष्क मरुस्थल होता है। एक होता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसमें क्या होता है कि 25 से और 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अर्ध शुष्क में अपन 25 से और 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया होता है। शुष्क मरुस्थल वाले हिस्से को 2 भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप बनेंगे वो तो होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ऐसा रेतीला मरुस्थल होता है जब बालू स्तूप बनते हैं, मिट्टी के टीले बनते हैं, उसको इर्ग या रेक कहते हैं। ऐसा पथरीला क्षेत्र होता है जहाँ बालू स्तूप नहीं बनते, उसको कहते हैं आप अम्मादा। पथरीला क्षेत्र होता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। लेकिन यहाँ अपनी प्रश्न पूछा गया है मरुस्थलीय क्षेत्र के जो क्षेत्र इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। इसका मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले हिस्से को अपन कहते हैं बांगड़ प्रदेश। अर्ध शुष्क वाले हिस्से को अपन क्या कह रहे हैं? बांगड़ क्षेत्र। अब इसको राजस्थान में 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं वो अभी बताते हैं साहब। राजस्थान में इस वाले क्षेत्र के जो 4 भाग हैं वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप ध्यान से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की जो बात बता रहे हैं तो वो 4 भाग आप इसमें ये देखें साहब, 4 भाग। तो पहला भाग है ना वो इस राजस्थान वाले अर्ध शुष्क वाले हिस्से की बता रहे हैं। तो पहला भाग यहाँ घग्गर का मैदान हो जाता है। इसके बाद आपने शेखावाटी भूमि, इसके बाद नागौरी उच्च भूमि, इसके बाद आपका गोडवार प्रदेश। ये 4 भाग आपके मरुस्थल में आते हैं। इसके बाद यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ना ये 56 का मैदान, ये आपका 56 का मैदान जिस प्रकार आप पूरा राजस्थान देखेंगे तो ये आपका 56 का जो मैदान है ये माही नदी के क्षेत्र में आता है, मरुस्थल का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया आपका 56 का मैदान, ऑप्शन नंबर 4। देखो शेखावाटी क्षेत्र आता है तो ये आपका शेखावाटी क्षेत्र हो गया। गोडवार प्रदेश आता है तो ये आपका गोडवार क्षेत्र हो गया। घग्गर बेसिन आता है ये आपका घग्गर बेसिन हो गया। और ये आपके नागौरी उच्च भूमि हो गया। तो अर्ध शुष्क 25 सेंटीमीटर की रेखा इसको विभाजित कर देती है। तो अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों बांटों में एक हो गया आपका घग्गर बेसिन,
दूसरा हो गया शेखावाटी बेसिन, तीसरा हो गया आपका नागोरी आइलैंड्स, चौथा हो गया आपका गोडवार बेसिन, लूनी नदी का क्षेत्र। इसलिए ये ऑप्शन तो सही है। और यहाँ पूछा गया 56 का पठार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क देखो साहब, ये आपके है जैसलमेर ज़िले में। यहाँ जैसलमेर, इसका उत्तर हो गया 3। यानी कि जुरासिक युग की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। और जुरासिक युग की चट्टानें लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले की यहाँ चट्टानें हैं, जिसमें आज भी प्राचीनतम वनस्पति और जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। और ये डायनासोर तक के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसको जुरासिक युग कहा गया है। ऐसा यहाँ पर एक स्थान है ओकलवुड फॉसिल्स पार्क। फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म या जीवाश्मों के पार्क पाए जाते हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, ये आपके जैसलमेर में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो चुका है। अच्छा, इसकी कई बार लोकेशन पूछता है कि ओकलवुड फॉसिल्स पार्क है कहाँ पर। तो ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ओकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है जैसलमेर में? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान में है साहब ये। अब जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये जैसलमेर और बाड़मेर फैला हुआ है। इसके जानकारी जैसे जैसलमेर में आपके चंदा नलकूप है और बाड़मेर वाले हिस्से में आपके बाटाड़ू का कुआं भी यहीं पर है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी आप ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर फैला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका प्रश्न उत्तर हो गया आपका 3। लाठी श्री क्षेत्र क्या है, लाठी श्रेणी क्या है? तो देखो, ये लाठी श्री क्षेत्र है ना, ये आपके पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र के सारे राजस्थान में फैला हुआ एक इस प्रकार का क्षेत्र है जहाँ सेवन घास होती है और वहाँ पर अधिकांशतः जल वाली समस्या पाती है, तो वो सेम की समस्या भी वहाँ पर पाई जाती है। तो वो आपके लाठी श्री क्षेत्र का एरिया है। तो उसमें देखो थोड़ा सा, मान लो ये मैंने एरिया बना दिया आपका राजस्थान। अब इस राजस्थान में ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, ये वाला यहाँ, इस पूरे बेल्ट को इसमें यहाँ पर यहाँ पोखरण से मोहनगढ़ के पूरा एरिया या लाठी श्री क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर जल पट्टिका पाई जाती है, इसलिए इसको भूगर्भिक जल पट्टिका कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाठी रेंज कहलाता है इस प्रकार से। अब ये आपके भूगर्भिक जल पट्टिका होते हैं, जलव्रत होता है, तो इसको आप जल पट्टिका भी लिख सकते हैं, जल पट्टिका। तो ये भूगर्भिक जल पट्टिका है साहब लाठी श्री। इसमें जो घास पैदा होती है उस घास का नाम होता है सेवन घास, जो दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होती है, पौष्टिक होती है। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम होता है लसीयूरस सिडिकोस और स्थानीय भाषा में इसको लीलूण कहते हैं। ध्यान रहे, लीलन घोड़ी का नाम है और इस घास का नाम है लीलूण। तो सेवन घास सबसे ज़्यादा पैदा होती है लाठी श्री क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन बताना है। तो पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है। देखो, ये पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान में आपके 33 सागर के और गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो 2 भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जो आपके गोंडवाना लैंड के, और 2 ही भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जो 33 सागर के। अब 33 सागर के जो भौतिक प्रदेश है ना, उनमें आपका एक तो मरुस्थल है और एक पूर्वी मैदान है। तो उत्तर पूर्वी मैदान है तो 33 सागर का अवशेष, लेकिन ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है। राजस्थान में ये चंबल और बनास नदियों द्वारा निर्मित है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो यही है, क्योंकि ये गलत कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप ध्यान रखो। अब बाकी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है, 33 सागर का अवशेष है साहब। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली, यह कथन भी सही है। तो ये दोनों कथन सही हो गए। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना भूमि का विस्तार है, यानी कि जो पठार और अरावली है ये आपके दोनों भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान निर्माण किया गया था, ये कथन गलत था, क्योंकि इस मैदानी क्षेत्र का जो निर्माण है राजस्थान में वो सिंधु नदी द्वारा न करते हुए, इस पर उत्तर क्या रहेगा, चंबल और बनास नदियों के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसका उत्तर हो गया आपका 4। यहाँ पर आपसे गलत प्रश्न पूछा है। पश्चिमी राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो थार के मरुस्थल की जो लोकेशन है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में भी कितना जो परसेंट क्षेत्र ऐसा है जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। देखो, ये थोड़ा सा समझने का है, इस पर आप ध्यान दें थोड़ा सा। एक तो अपन को यहाँ 2 चीज़ पता रहनी चाहिए
कि राजस्थान मरुस्थल के कितने भाग पर है, ये आप हो सकता है याद रख लोगे, या पहले से भी यदि इस प्रकार आपका याद है तो आपने ऐसे याद कर रखा होगा कि थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। एक ये फैक्ट तो आपको याद रखना ही है। साथ ही क्या है, जैसे मान लो ये मरुस्थल है, अब इस मरुस्थल में यह पूछा गया कितना परसेंट भाग या कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। इसके मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तानी मार्च कहलाता है। जो ये रेगिस्तानी मार्च है, मरुस्थल का आगे बढ़ना है, ये बढ़ रहा है। तो देखो अब इसको आप जो 61.11% भाग था ना, तो राजस्थान के 61.11% भाग पर थार के मरुस्थल का विस्तार है, इसको आप 100 मान लो कि कंप्लीट मरुस्थल हमारा हो गया 100। अब 100 में जो घग्गर नदी का क्षेत्र है ना, ये उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ मरुस्थल का प्रभाव कम है। जो आपके बीकानेर लूणकरणसर वाला जहाँ मूंगफली उत्पादन होता है, ये भी मरुस्थल वाला, इससे थोड़ा कम होता है। इसके बाद हमने देख लिया कि एक क्षेत्र ये होता है लूनी नदी वाला क्षेत्र होता है, तो गोडवार बेसिन यहाँ पर है, तो गोडवार बेसिन का एरिया यहाँ लूनी नदी का क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो मरुस्थलीकरण का क्षेत्र है, अब ये उपजाऊ मैदान है, ये भी उपजाऊ है, यहाँ भी उपजाऊ क्षेत्र होता है गोडवार बेसिन, तो ये 60% से अधिक क्षेत्र पर फैल चुका है और मरुस्थलीकरण का प्रभाव बढ़ चुका है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ ये जो ऑप्शन 2 60% से अधिक है, ये इससे नहीं आया कोई 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, नहीं, यहाँ पूछा गया है पश्चिमी राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, इससे आया है। थार का रेगिस्तान 3 शहरों के रेगिस्तानी त्रिकोण बनाता है। अपन को बताना है कि वो 3 शहर कौन कौन से जहाँ ये रेगिस्तानी त्रिकोण बनते हैं। अब देखो जो रेगिस्तानी त्रिकोण है ना, इसको आप मरु त्रिकोण भी कह सकते हैं, मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण राजस्थान में कौन कौन जिले बनाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये तीनों जिले मिलकर रेगिस्तान में मरु त्रिकोण बनाते हैं, इसलिए ये आप ध्यान रखें। अब देखो जो नया राजस्थान में परिवर्तन हुआ है जिलों के बाद, उसके बाद इसकी क्या स्थिति रहने वाली है, तो मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। इसमें जो स्थिति रहने वाली है वो आपकी ये है, हम बात कर रहे हैं मरु त्रिकोण की। अब इस मरु त्रिकोण में जो अब जो वर्तमान की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, वो देखो। देखो यहाँ पर है आपका जैसलमेर जिला, यहाँ आपका है बीकानेर जिला, और यहाँ आपका है जोधपुर जिला। अब देखो ये आपका जैसलमेर हो गया, इसके बाद हमने देख लिया कि ये आपका जोधपुर हो गया, ये आपका बीकानेर हो गया। अब जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये तीनों जिले मिलकर के बना रहे मरु त्रिकोण, लेकिन बीच में एक जिला आ गया फलौदी, इसका आप ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है मरु त्रिकोण के मध्य राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है, तो मरु त्रिकोण के मध्य, देखो दोबारा देख लीजिए, मरु त्रिकोण के मध्य राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है, तो मरु त्रिकोण के मध्य राजस्थान का अब फलौदी जिला स्थित है, क्योंकि ये हो गया बीकानेर, ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया जोधपुर। तो इस प्रकार जब आप देखेंगे तो मरु त्रिकोण के बीच में राजस्थान का एक जिला बन गया, उसका नाम है फलौदी। तो ये जिला याद रख सकते हैं, ये जिला आपसे परीक्षा में अब आगामी समय पूछा जा सकता है कि मरु त्रिकोण के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा बालू का स्तूप क्षेत्र मुक्त। अब देखो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसका मतलब अभी मैं आपसे बता रहा था कि राजस्थान में लगभग 41.11%, थार के मरुस्थल का 41.11% भाग ऐसा है जो अम्बादा है, पथरीला मरुस्थल है, जहाँ पर किसी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं बनते। उस वाले क्षेत्र से सवाल पूछा है कि वो क्षेत्र है कहाँ पर। अब देखो तो अभी जो मैं बता रहा था ना, तो यहाँ पोखरण से फलौदी और मोहनगढ़ तक का एरिया है ना, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। कौन कौन से जिले आगे, फलौदी, पोखरण और आपका मोहनगढ़ वाला एरिया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फलौदी, पोखरण और मोहनगढ़ का एरिया राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ बालू का स्तूप नहीं बनते क्योंकि पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीले मरुस्थल को आप अम्बादा कहते हैं। और कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो 41.5% भाग पर ये फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। प्रचलित पवन यानी चलने वाले पवन के दिशा में बनने वाले मिट्टी के जो टीले हैं वो कौन से हैं, तो इस प्रकार जो बनने वाले टीले होते हैं वो होते हैं आपके रेखीय, एक प्रकार की रेखा बन रही है, तो एक तो इनका नाम हो गया रेखीय बालू का स्तूप, दूसरा इनका नाम हो गया अनुदैर्घ्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। देखो हवा की दिशा के समानांतर, मान लो हवा भी इधर से हवा चल रही है, इसी दिशा के समानांतर बन रहे हैं, तो इस प्रकार मिट्टी के टीले। अब ये मिट्टी के टीले आपको ऐसा लगा होगा मिट्टी के टीले कहाँ बने सा,
तो देखो ये छोटा मिट्टी का टीला बन गया, ये बन गया, इस ये बन गया। तो ये जो बना हुआ है ना, ये आपके मिट्टी के टीले हैं, और ये बने हैं ना, ये आपके अस्थायी झीलें हैं। फिर ये बना है, फिर दूसरा मिट्टी का टीला है। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग बालू का स्तूप या मिट्टी का टीला कहलाता है, और नीचे धंसा हुआ भाग पलाया, खडीन या आपके मरुस्थल मिलने वाले अस्थायी झील कहलाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। थार का मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक भी एक प्रकार का बालू का स्तूप ही होता है। तो बालू का स्तूप, तो यहाँ पर उत्तर ध्यान दें, बालू का स्तूप होता है। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा बनने वाले या अधिकांश मात्रा में पाए जाने वाले बालू का स्तूप बनते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक को आप हेयर पिन कह सकते हैं। जो बालों में लगाने वाली हेयर पिन होती है उसके अनुसार मिट्टी के टीले होते हैं, इसलिए इसको हेयर पिन भी कहा जाता है। अधिकांशतः मरुस्थल में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 1। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप कौन? तो अभी ये पढ़ रहे थे वो पैराबोलिक। तो ये सबसे ज़्यादा बनते हैं आपके पैराबोलिक बालू के स्तूप। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू के स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप ये कई बार पूछा जा चुका है। ये अभी कुछ दिनों पहले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये सवाल आया था। फर्स्ट ग्रेड के जीके के प्रथम पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि पाला बालू का स्तूप कहाँ है। तो तारा जो बालू का स्तूप है वो सूरतगढ़, मोहनगढ़, जैसलमेर और गंगानगर वाले क्षेत्र में बनते हैं। तो मोहनगढ़ तो आपका जैसलमेर में, पोखरण भी होता है ऑप्शन में, तो भी जैसलमेर में, और सूरतगढ़ इस वाले। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये ध्यान दें। निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग है। अब ऐसा पूछा है भाई कौन सा भाग थार के मरुस्थल का है? तो ध्यान दो, यहाँ पर ये निम्न में से कौन से भाग थार के मरुस्थल के, इसका मतलब ये बताया है कि ये 4 भाग हैं। इनमें से कोई एक भाग थार के मरुस्थल में नहीं होगा, या सभी होंगे तो प्रोस सभी कर देंगे। देखो गौडवार प्रदेश, यानी कि जो लूनी नदी होती है ना, तो लूनी नदी के भाव क्षेत्र को आप कहते हैं गौडवार प्रदेश। तो ये तो थार के मरुस्थल में ही है। मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी है। शेखावाटी प्रदेश, जिसको आप सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला एरिया कहते हैं, शेखावाटी प्रदेश है, थार के मरुस्थल का भाग होता है। अब इसमें बनास नदी, तो बनास नदी है नहीं, ये थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। घग्गर का मैदान, ये भी थार के मरुस्थल का ही भाग है। तो इसका मतलब यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जब बात करेंगे तो ये आपका बनास कहाँ है? आपका सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये हो गया। तो ये भी ये उत्तर गलत हो, ये उत्तर गलत हो इसमें। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन में ए, बी, डी। तो ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। ये तीनों आपके थार के मरुस्थल के पार्ट हैं। मालानी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यहाँ ये पूछा जाता है। तो मालानी पहाड़ियाँ तो आपके जालोर बाड़मेर वाला एरिया है, या मालानी की पहाड़ियाँ हैं। तो आपने जैसे खूब पढ़ा होगा गुड़ा मालानी क्षेत्र बाड़मेर में। तो ये जो आपका क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो जालोर और बाड़मेर के बीच का एरिया मालानी क्षेत्र। तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहाँ ये पूछा है कि नहीं है। इसका मतलब जालोर का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसमें कई सारी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से आपसे कहीं न कहीं सवाल कहीं आता है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसराना बाकर और रोजा बाकर। तो रोजा बाकर, इसराना बाकर और झारोला पहाड़ आ जाए या झारोला बाकर, एक ही बात है। झारोला बाकर भी कह सकता है, तो वो पहाड़ियों को बाकर कहते हैं। तो देखो झारोला बाकर, इसराना बाकर, रोजा बाकर, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये आपके जालोर में हैं। जालोर में तीनों पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जो आपका ये दे रखा है सैयारा, यानी कि सायरा, ये आपके उदयपुर में है। तो इसका ये ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4। सायरा की जो चोटी है, सायरा की जो पहाड़ियाँ है, वो आपके उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं? अभी मैं समझा रहा था कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। अब बांगड़ क्षेत्र कहते हैं यानी अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र को। इसका मतलब क्या है कि 25 से और 50 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र को आप अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। इस क्षेत्र को आप बांगड़ कह रहे हैं, 25 से 50 के बीच के क्षेत्र को। अब उसका भी कौन सा भाग नहीं है पूछा गया है। देखो साहब नहीं है। तो शेखावाटी क्षेत्र बांगड़ का हिस्सा होता है, घग्गर बेसिन बांगड़ का हिस्सा होता है, गोडवार लूनी वाला हिस्सा बांगड़ का हिस्सा होता है, लेकिन बनास बेसिन बांगड़ का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? घग्गर का मैदान पूछा गया है। तो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया हुआ है कि घग्गर का मैदान आपके मरुस्थल का भाग है। तो ये आपका होता है घग्गर का मैदान। अब इस पूरे घग्गर के मैदान में गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आते हैं।
अब ये थारकीय मरुस्थल का, तो शुष्क मरुस्थल का भाग तो है नहीं, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। तो ये हो गया आपका शुष्क मरुस्थल, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो घग्गर का मैदान इसी का पार्ट है। तो यहाँ देख लेंगे अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इसका हो गया 4। घग्गर का दोआब क्षेत्र या दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाया जाता है। वह निम्नलिखित नदियों के किस निक्षेपण से बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देखें। होता क्या है, आप उसी घग्गर बेसिन में ये पढ़ रहे हैं कि भाई ये गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, लेकिन कौन सी दो नदियों के निक्षेपण से बना है? इसका मतलब निक्षेपण यानी क्या होता है? अनाच्छादन शब्द सुना होगा आपने, अनाच्छादन। अनाच्छादन में ये 3 टर्म आती हैं। एक तो क्या आती है, ये प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। तो पहली होती है आपकी, होती है अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना और विघटन हो जाना अपक्षय कहलाता है। दूसरा एक शब्द सुना होगा आपने, अपर्दन। अब जो अपर्दन है ना, जो चट्टानें टूटी फूटी विघटित हुई, उसका मिट्टी में कटाव का या अपर्दन होना, और या उसी का वहाँ से हो जाता है परिवहन, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा करके ले जाना, ये हो गया। तीसरा आपने सुना होगा निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है, मिट्टी के निक्षेप होता है, जमाव होता है। जिस जगह जाकर के मिट्टी जमा दी जाती है उस क्षेत्र को कहा जाता है निक्षेपण। इस प्रकार अनाच्छादन के साधन इस मिट्टी में कटाव करते हैं। एक जानकारी तो ये थी, इसलिए ये तो आ गया आपके यहाँ पर निक्षेपण सवाल। अब ये यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है कि निक्षेपण कहते हैं किसके हम, कि इसके आधार पर ये बताई जाएगी कि निक्षेपण से जब 2 नदी बहेंगी इस प्रकार, तो एक नदी बह रही है यहाँ पर सतलज। सतलज में एक नदी आ रही है इस पर व्यास। अब देखो ये नदी तो है आपकी सतलज और ये नदी आपकी है व्यास। तो सतलज नदी का बहाव क्षेत्र और व्यास नदी का बहाव क्षेत्र तो है पंजाब में, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार आपका जो राजस्थान है, तो राजस्थान वाले एरिया में एक नदी और प्रवेश करेगी, उस नदी का नाम है घग्गर। अब घग्गर नदी जिस जगह से प्रवेश कर रही है ना, वो टिब्बी, हनुमानगढ़ और भटनेर में जाकर के विलुप्त हो जाती है। अब ये जो दोआब है, ये सतलज और व्यास नदियों के बीच का क्षेत्र, ये तो बनाया आपका बिस्त दोआब, लेकिन पंजाब में बनाए। अब आगे नदी, पंजाब से आगे नदी चल जाती है ये पाकिस्तान में। यहाँ पर आपका हरिके बैराज बांध बनाया गया है दोनों नदियों के संगम पर। अब या हरिके बैराज जो बांध बनाए, इससे राजस्थान के लिए एक नहर निकाल के लाए हैं, जिसका नाम आप पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर। तो ये वाला हिस्सा। अब हमसे पूछा गया दोआब क्षेत्र, ध्यान से देखो, ये आपका पूछा गया दोआब क्षेत्र। तो एक तो नदी हो गई ये सतलज और एक नदी हो गई ये घग्गर। तो ये हो गई आपकी घग्गर और ये नदी हो गई आपकी सतलज। तो ये वाला एरिया आपका जो सतलज और घग्गर नदी के बीच का एरिया होता है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखो ध्यान से ऑप्शन किस प्रकार बनेंगे। तो यहाँ ये तो बाणगंगा आ गई, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। इधर ये आपके घग्गर और सतलज आप देखते हैं, जवाई शुक्र इसका कोई नहीं है। अगर अब देखो एक तो व्यास है, तो व्यास नदी का दोआब तो बनता है लेकिन वो पंजाब बनता है। इन दोनों का दोआब कहाँ बनेगा? पंजाब में। इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि घग्गर और सतलज नदी का जो दोआब है वो राजस्थान बनता है। इस प्रकार जो आपका घग्गर बेसिन है, घग्गर दोआब है, वो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में फैला हुआ है। ध्यान रहे दोस्तों, भले ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन आज यहाँ जब से इंदिरा गांधी नहर आई है, इस इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद यहाँ पर सिंचाई की भरपूर सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, घग्गर के मैदान में। अमेरिकन किस्म की कपास का उत्पादन भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर किन्नू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब लगता भले ही ऐसा है कि ये घग्गर बेसिन मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन फसल उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और इसका जो कायाकल्प हुआ है वो हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा। तो ये थे आज आपके 30 क्वेश्चन। अब ये जो 30 क्वेश्चन है, ये सभी टॉपिकों के हिसाब से आगे भी ऐसे ही धीरे धीरे करके क्लास रिलीज की जाएगी। आज थे आपके राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित 30 क्वेश्चन। आगे इसी टॉपिक पर अपन 100 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो 30-30 क्वेश्चनों के माध्यम से पहला टॉपिक लेंगे और हर टॉपिक को इसी प्रकार डिटेल्ड एनालिसिस करके समझाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ये थे आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ज़्यादातर प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सरल, सारगर्भित, वेरी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।